ये आदमी ने पूरी तरह से धोखा दे दिया है। वह इस स्कूल का प्रिंसिपल है, लेकिन साथ ही वह वकस HQ चलाता है। इसलिए मुझे वास्तव में नहीं पता कि वकस HQ क्या है। हमने इसे पहली बार देखा है, इसलिए हम वास्तव में नहीं जानते कि यह कैसे चलता है। लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि यह किसी न किसी तरह से यूजीन से जुड़ा हुआ है और चांगू ने जाहिर तौर पर वकस HQ का दौरा किया है। वकस पर हमला करने का फैसला करने से ठीक पहले वह रियू के पास जाता है, जो वकस HQ का प्रिंसिपल या स्कूल का प्रिंसिपल है, और वह मूल रूप से उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम चार्ल्स ट्रॉय के साथ काम करते थे। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, हम यूजीन पर हमला करने जा रहे हैं, तुम्हें उसे धोखा देना चाहिए। इसलिए चांगू रियू को यूजीन को धोखा देने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि जाहिर तौर पर यूजीन में एक छिपी हुई प्रतिभा है। वह एक रत्न है और रियू उसे धोखा देने से थोड़ा हिचकिचा रहा है क्योंकि वह यूजीन की क्षमता को बर्बाद नहीं करना चाहता है। रियू मूल रूप से कहता है, ठीक है, अगर तुम वाइस चेयरमैन मैंडियो बैंक को मार देते हो तो शायद मैं यूजीन को धोखा देने पर विचार करूंगा, क्योंकि एक बार मैंडियो बाहर हो जाता है तो यह बहुत आसान हो जाएगा। अगर तुम मैंडियो को मार देते हो तो भी एक समस्या है, तुम्हें अभी भी योंग से निपटना है, उद्धरण चिन्ह, और योंग शायद कार्यकर्ता की सबसे खतरनाक संपत्ति है, और अगर तुम यूजीन के खिलाफ जा रहे हो तो तुम यूंग के खिलाफ जाओगे, तो उसके साथ शुभकामनाएं। और मूल रूप से उन्होंने मैंडियो को मार डाला, और शायद यही कारण है कि वह अभी यूजीन को धोखा देने को तैयार है। उसे शायद अभी अभी फोन आया होगा, अरे हाँ, उन्होंने मैंडी को मार डाला, प्लान पर काम चल रहा है। यह आदमी एक सांप है, बूढ़ा रियो एक सांप है, वह जहाँ भी ताकत होगी वहां जाएगा। और अब युंग अपनी जान के लिए लड़ रहा है, उसकी गर्दन में चाकू है और वह हर किसी से लड़ रहा है। लेकिन युंग के बारे में हम एक बात जानते हैं कि वह दूसरी पीढ़ी का बेहद प्रतिभाशाली फाइटर है। वास्तव में वह दूसरी पीढ़ी के शीर्ष 3 या शीर्ष 5 फाइटर्स में से एक हो सकता है। मुझे नहीं पता कि एली या जैक के बाद उसकी रैंकिंग क्या है। मुझे लगता है कि जैक और एली शायद जल्द ही उससे ऊपर होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि युंग एक अद्वितीय प्रतिभा है जो यान को बड़े सौदे के लिए शिकार में धकेलने में सक्षम थी। इसलिए अपनी गर्दन में चाकू लिए यह आदमी हर किसी को हिला रहा है, हर चारा, वह हर किसी को तबाह कर रहा है, भले ही वह अभी चाकू से कमजोर हो गया है। और बूढ़ा रियू ये देख रहा है कि आप जानते हैं कि ये छात्र जो मूल रूप से लड़ने के लिए प्रशिक्षित हैं, वे नहीं हैं यान जैसे राक्षस से लड़ने में सक्षम। वास्तव में इस स्कूल के बारे में एक किंवदंती यह है कि यह स्कूल प्रिंसिपल रियू के अधीन लड़ने और जीवित रहने के तरीके सीखने वाले छात्रों के लिए एक विशेष अकादमी कार्यक्रम है। तो यह एक सामान्य स्कूल की तरह नहीं है, यह सेनानियों के लिए एक स्कूल है ना? और रियू आता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके छात्र बकवास कर रहे हैं, इसलिए वह खुद युंग से लड़ने के लिए आता है। और यहाँ हम एक पूर्व पीढ़ी के स्तर के सेनानी को आते देखते हैं। चार्ल्स ट्रॉय के साथ मिलकर काम करने वाला कोई व्यक्ति अब युंग से लड़ने में सक्षम है। भाई अपनी शर्ट उतारता है और वह पूरी तरह से तैयार है, और यह आदमी काम का मतलब है ना? जैसे आमतौर पर जब बूढ़े लोग मजबूत होते हैं तो इसका मतलब है कि वे बहुत मजबूत हैं, है ना? और यांग इस बूढ़े आदमी को छू नहीं सकता। बूढ़ा रियू उसे चकमा देने में सक्षम है। वह मूल रूप से पूरे समय उसका मजाक उड़ा रहा है, जैसे कि आपकी गर्दन में चाकू है, आपकी दृष्टि धुंधली है, आपके मुंह कमजोर हैं, आप अपने पिछले रूप का एक खोल मात्र हैं क्योंकि आप बुरी तरह से घायल हैं। यह सम्मान पूर्वक जीतने के बारे में नहीं है, यह लड़ाई जीतने के बारे में है भाई। और इस मामले में मेरे सामने तुम्हारा कोई मौका नहीं है। तुम्हारी प्रतिक्रिया की गति धीमी है और यही कारण है कि वह युंग को नष्ट करने में सक्षम है। तो हाँ, युंग अभी नष्ट हो रहा है, और ईमानदारी से यह समझ में आता है क्योंकि हमेशा एक कथा रही है कि पिछली पीढ़ी पहली पीढ़ी से अधिक मजबूत है जो दूसरी पीढ़ी से अधिक मजबूत है। लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरी पीढ़ी अब पहली पीढ़ी के स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन फिर भी वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं हरा सकती जो शायद पिछली पीढ़ी के शीर्ष पर है। और वह रियू जैसा कोई है, वह पेचेन जो जैसा कोई है ना? तो हमने इस प्रीजेनरेशन लीजेंड को बार बार आते देखा है, और रियू ऐसा लगता है कि वह उनमें से एक है। वह प्रीजेनरेशन के शीर्ष लोगों में से एक है जो चार्ल्स ट्रॉय से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। और ऐसा नहीं है कि वह पैटर्न जो की तरह चमकता हुआ था, लेकिन उसे आसानी से यूएस से निपटते हुए देखकर मुझे लगता है कि यह आदमी निश्चित रूप से व्यवसाय का मतलब है। ठीक है, और खासकर इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है। ब्रो को 2 चैप्टर पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसके पास पहले से ही बहुत अच्छा ऑरा है। लेकिन यूसुम के लॉक इन करने के बाद उसका ऑरा तुरंत बिखर गया। तो योंग को एक प्रोग्राम देखने का समय याद आता है। प्रोग्राम मूल रूप से ये कह रहा था कि बड़े भाई को छोटे भाई की रक्षा करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और उसे यूजीन की रक्षा करने का दृढ़ विश्वास है। वह वास्तव में अभी जाग रहा है और वह इतना तेज है कि बूढ़ा आदमी रियू उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि रियू कमजोर है, या इसका मतलब ये है कि युंग मजबूत है? इस कहानी में उसकी हीलिंग कैसे टूट गई? तो मुझे वास्तव में कोई सुराग नहीं है, लेकिन यह इस तथ्य से समझ में आ सकता है कि युंग शुरू से ही बहुत मजबूत था, और उसका जागरण मूल रूप से इस बात पर आधारित है कि यूजीन कितना खतरे में है। और हम जानते हैं कि युंग सीधे यूजीन के खतरे के स्तर के साथ बढ़ता है, क्योंकि बड़ी चीज की तलाश में वह 10 सेकंड के टाइमर जोहान से निपटने में सक्षम था, जो कि खुद के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। तो वह हेड मास्टर प्रिंसिपल आदमी पर बकवास कर रहा है, जैसे मुझे लगता है प्रिंसिपल यहाँ हारने वाला है। और मुझे युंग स्केलिंग पसंद है क्योंकि यह बहुत ही परिस्थितिजन्य है। मुझे परिस्थितिजन्य प्रकार के लड़ाके पसंद हैं जो कुछ परिस्थितियों में बहुत मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन यूजीन के खतरे जैसी गंभीर परिस्थितियों में बहुत मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए गन की तलाश में वह उतना मजबूत नहीं था क्योंकि यूजीन खतरे में नहीं था, और युंग तब तक जीतने वाला है जब तक कि सुदृढ़ीकरण नहीं आ जाता और वे उसकी गर्दन से चाकू नहीं निकाल लेते। और इस मामले में वह खत्म हो
गया है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे एक बार जब आपको चाकू मारा जाता है और फिर आप चाकू निकालते हैं तो आप लगभग खत्म हो जाते हैं। आपका बहुत खून बहने वाला है और यह इतना खूनी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इससे बच सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, मुझे लगता है, अगर आप पैच जो जैसे होते जिसके पास पुनर्जनन होता है, या आप गन जैसे होते जिसके पास केवल काली हड्डियां होती हैं, और उस स्थिति में चाकू आप पर काम भी नहीं करेंगे। तो चांगू का जोल्लाडू गिरोह आता है और यह वह गिरोह है जो ऐसा करने में सक्षम था। मेंडियो से निपटना है। यूजीन परेशान है क्योंकि इसका मतलब है कि सबसे पहले उसका भाई मरने वाला है, और नंबर 2, उन्होंने मेंडियो को पहले ही मार डाला, क्योंकि अगर मेंडियो उनकी देखभाल नहीं करता तो वे यहाँ क्यों होते। इसलिए यूजीन को अभी एहसास हो रहा है कि उसकी जिंदगी अभी उसके सामने से गुजर रही है और वह रो रहा है, लेकिन ये लोग उसे बाहर आने के लिए कहते हैं, तुम अगले होने जा रहे हो, तुम अपने भाई के साथ परलोक में जाओगे। और तभी उद्धारकर्ता आता है, खुद आभा किसान। आपको क्या लगता है कि वह कौन है? वह एक ऐसा व्यक्ति था जो साइकिल पर सिर्फ 10 अध्यायों तक साइकिल पर था। जैसे हम सोच रहे थे कि वह साइकिल से कहां जा रहा है, लेकिन वह छोटा शरीर वाला डेनियल है। भाई ईमानदारी से अपने बड़े शरीर की तरह दिख रहा था। वह अभी एकदम सही शरीर की तरह दिख रहा है। वह बहुत मजबूत है, बहुत लंबा है, उसके पास बहुत अधिक आभा है, और यह वह रास्ता है जिसके बारे में डेनियल उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था जो पेट्रोनजो को खत्म करने में सक्षम था। और ये लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन चांगू बाहर आता है और बताते हैं कि डेनियल पाक बेहद खतरनाक है। वह दूसरी पीढ़ी का सबसे मजबूत फाइटर है जो सच है। वह रास्ते पर चलने वाला लड़का है। वह लड़का है जो मूल रूप से फिर से एकजुट होने में सक्षम था, और उसने 7 उत्तरी महाद्वीपीय सितारों में से एक पैटर्न को खत्म कर दिया। इसलिए चांगू डेनियल को गंभीरता से लेता है। वह डेनियल स्ट्रॉन्ग को जानता है, और वास्तव में हम खुद डेनियल स्ट्रॉन्ग को जानते हैं। जैसे अगर वह अपने रास्ते मोड में लंबे समय तक टिकने में सक्षम था, जैसे कि धीरज, वह किसी से भी निपट सकता है ना? हर कोई यह जानकर हैरान रह जाता है कि वह व्यक्ति है जिसने पैचेंजो को हराया था, और पैटर्न जो उच्च पूर्व पीढ़ी के स्तर के लोग हैं, वह एक शीर्ष स्तर का है। ग्रूव ने उसके साथ संघर्ष किया, ठीक है, और डेनियल उनके सभी कमजोर बिंदुओं को देखता है। डेनियल ने उस रास्ते को अनलॉक कर दिया है, लेकिन हम नहीं जानते कि उसका रास्ता कितना लंबा चल सकता है। हो सकता है कि इस लड़ाई में ये पैटर्न जो के साथ उसकी लड़ाई से अधिक लंबा हो। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि वह अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू की तरह थकान। क्या आप जानते हैं, छोटा डेनियल सामने है। डेनियल पाक खुद ओरा किसान। वह कभी लड़ाई नहीं हारेगा। खैर, हम इस अध्याय में देखेंगे कि डेनियल इन सभी राजाओं के सामने कैसा प्रदर्शन करता है। वास्तव में उसे इन सभी राजाओं का सामना अकेले ही करना होगा। तो यह एक V4 जैसा है, और साथ ही ये राजा डेनियल से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पैटर्नजो को हराने वाला वह व्यक्ति है। यहाँ तक कि चांगू का कहना है कि उसे इस काम के लिए पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पीढ़ी का इतना मजबूत सदस्य उनका सामना करेगा। तो ये लोग तनाव में हैं। वे सोच रहे हैं, पहले कौन जाए? हमें उस पर हमला करने से पहले कम से कम उसकी ताकत का परीक्षण करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। और यह वास्तव में एक स्मार्ट विचार है। तो यह आदमी आग उगलता हुआ आता है। इस स्क्वाड्रन में शायद सबसे सुंदर लड़का, उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन जाहिर तौर पर वह एक मध्यम राजा या शायद उच्च राजा जैसा है। और जब वह डेनियल को भूसा मारता है तो सबसे पहले उसे गनपात का एहसास होता है। डेनियल के पास हर एक कैरेक्टर की कॉपी है। यार भाई बस ऑफ है। वह भूसा झेलता है और सीधा उस पर वार करता है। डेनियल पाक उस लेवल पर है जहां वह अपने रास्ते का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, और फिर भी वह इस राजा पर बकवास कर रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह राजा अपने हेयर स्टाइल से डेनियल पाक जैसा दिखता है कि जब वह इस आदमी से लड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वह खुद से ही लड़ रहा है। लेकिन डेनियल इस लड़ाई में इनान किंग्स, नच जिग्याम और यहाँ तक कि बाद में यूजे सोन की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। तो मूल रूप से डेनियल हर बार पिछले आग की तकनीकों का इस्तेमाल करता है, और इस मामले में वह अभी भी यूजे सोन की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें बैकहैंड स्लैप भी शामिल है। यह उच की एक बहुत ही खास चाल है, और ये सभी राजा नोटिस करते हैं कि डेनियल पिछले राजाओं की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, और चांगू को एहसास होता है कि डेनियल बहुत टैलेंटेड है। हालांकि डेनियल के सामने एक ही समस्या है कि ये सभी कॉपी तकनीक एक रास्ते पर नहीं है। लेकिन भाई को डेनियल के असली रास्ते के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो इस लड़ाई में उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो इस राजा के खिलाफ उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो इस राजा को लगभग खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही वो इस राजा को कोहनी से जमीन पर पटकता है, डेनियल को एहसास होता है कि ये राजा गिरने वाला नहीं है। उसके पैर जमीन पर जमे हुए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर वो जहाँ पला बड़ा है वो दलदली इलाकों में पला बड़ा है, ठीक है, और इस इलाके में बहुत खराब कीचड़ और इलाका है। और चूंकि ये आदमी इतने खराब मौसम में पला बड़ा है, इसलिए वो पूरी जिंदगी इन कीचड़ और बहुत खराब जमीन वाले इलाकों में नंगे पैर लड़ता रहा है। और इसलिए जब सोल की बात आती है तो उसे फायदा होता है। जमीन बहुत बेहतर है, इसलिए वो मजबूत है। वो वार झेल सकता है और वो उठकर डेनियल को फिर से पंच मार सकता है। तो डेनियल इस राजा को अपने ऊपर कुछ वार करने देता है, क्योंकि ये सब डेनियल की योजना के अनुसार होता है। डेनियल शांत है भाई। डेनियल इस राजा से बहुत ज्यादा ताकतवर है। डेनियल के लिए ये कोई समस्या भी नहीं है, और इस पॉइंट पर डेनियल ने उसका मुकाबला किया, एक ही वार में उसे तबाह कर दिया।
यार कुछ क्योकुशिन कराटे के साथ सिर्फ 17 लगातार वार, कितना अच्छा नाम है। यहाँ पर भगवान जैसा वार है और यह आदमी गिनती के लिए उड़ान भर रहा है और ये तीनों राजा देखते हैं कि डेनियल उस तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद थक गया है, इसलिए वे सभी तुरंत उस पर झपटते हैं। लेकिन यह वास्तव में डेनियल की योजना थी। अगर आप ध्यान दें तो डेनियल ने पूरी लड़ाई में एक बार भी अपने रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वह इसका इस्तेमाल करके एक ही वार में सभी राजाओं को खत्म करना चाहता था। और मूल रूप से जब डेनियल इस रास्ते का इस्तेमाल करता है तो राजा के पास कोई मौका नहीं होता, यहाँ तक कि पैटर्न जो जैसे किसी के पास भी मौका नहीं होता, और वह 3 बड़े राजाओं को खत्म कर देता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वे बड़े राजा हैं या नहीं। एक ही वार में मध्यम से बड़े राजा। मैं इन राजाओं को छू भी नहीं सका, इन राजाओं को नुकसान भी नहीं पहुंचा सका और डेनियल ने उन्हें एक ही वार में खत्म कर दिया, जिससे साबित होता है कि डेनियल हाई टियर है। और यह लुकिज्म में अब तक का सबसे बेहतरीन कारनामा है जब आप एक साथ 4 राजाओं को हराते हैं। भाई यह अविश्वसनीय है। राजा कमजोर होते जा रहे हैं, वे अब सबसे अच्छे नहीं रहे। दूसरी पीढ़ी की तुलना में राजा मजाक बनते जा रहे हैं, खासकर डेनियल के रास्ते के साथ। वह इन राजाओं के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है और वे बस नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि उसे कुछ सहनशक्ति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे उसने अपने रास्ते का उपयोग करने के बाद पाटन जू के साथ किया था। डेनियल पूरी तरह से हार गया है, वह पूरी तरह से थक गया है। हालांकि उसने इस रास्ते के लिए कुछ कंडीशनिंग ट्रेनिंग की थी, फिर भी वह बहुत थका हुआ है। लेकिन थका हुआ होने के बावजूद उसने चांगू से लड़ने के लिए थोड़ी ऊर्जा बचाई। हालांकि वह थोड़ा थका हुआ था, फिर भी उसने कहा ठीक है, चांगू से लड़ने का समय आ गया है। लेकिन इससे पहले कि वह मौका पाता, चांगू अपने भयानक ब्लेड के साथ आता है और उन्हें डेनियल के दोनों हाथों में थमा देता है, जिससे वह पूरी लड़ाई के लिए पूरी तरह से अक्षम हो जाता है। मूल रूप से ये ब्लेड उसके हाथों में गहराई तक चले जाते हैं और चांगू कहता है, माफ करना, मैं गंदी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो, तुमने मेरे 4 राजाओं का सामना किया, तुमने उन्हें बहुत आसानी से खत्म कर दिया और मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, तो तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। वास्तव में मुझे नहीं पता कि जेम्स ली तुम्हें क्यों जिंदा रखना चाहता है, क्योंकि हमें कुछ नई जानकारी मिली है कि जेम्स ली ने चांगू को डेनियल पाक को जिंदा रखने का आदेश दिया था। लेकिन चांगू को लगता है कि डेनियल को जिंदा रखना बहुत खतरनाक है और अगर डेनियल अपनी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ता रहा तो वह एक दिन अजेय जानवर बन जाएगा। लेकिन अभी डेनियल अभी भी नया है और उसने अभी तक अपने रास्ते में महारत हासिल नहीं की है, इसलिए वह यूजीन और यून की हत्या करने के लिए मौके का फायदा उठाता है। लेकिन ऐसा होने से पहले उसे वैन से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या वह कौन है? हे भगवान, वैन में कोई और था। वह यूजीन को यून के खून को रोकने के लिए कुछ दवा देता है और वह अत्यधिक आभा के साथ वैन से बाहर निकलता है। वह गिनियोंग पाक है। जिनियोंग पाक एक राक्षस था जो पूरे समय वैन में था और मुझे नहीं पता था। मेरा मतलब है, ईमानदारी से कहूँ तो ये समझ में आता है कि जिनियोंग पाक वैन में था। वह शायद कॉम स्टेट में था, लेकिन अब वह जाग गया है। चांगू बहुत खुश नहीं है। वह चाहता है कि गिनियांग 1 मिनट बाद जाग जाता, क्योंकि वह उस समय उन सभी को मार देता। लेकिन यह बहुत बुरा है कि गिनियोंग को जागना पड़ा और अब चांगू के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। और गिनियांग मूल रूप से कहता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरी कॉपी मूल से कम स्तर की है? यह कुछ ऐसा है जिसका जिक्र चांगू ने डेनियल के बारे में किया था कि उसकी कॉपीज ओरिजिनल के लेवल की नहीं है। और आखिरी फ्रेम में हमें जिनी यंग मिलता है जिसके सिर में सभी कॉपीज हैं और वो उनका इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पास टॉम ली, एलिट, गैप्री, किम और शिन यामाजाकी हैं। यह दोनों के बीच एक क्रेजी फाइट होने वाली है और हैरानी की बात यह है कि चांगू को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि उसे इसकी जरा भी चिंता नहीं है। उसे सच में लगता है कि वह इस प्री-जनरेशन लेजेंड को हरा सकता है। यह सोचकर हैरानी होती है कि चांगू वास्तव में कितना ताकतवर है ना? वह डेनियल को तुरंत ही अशक्त करने में सक्षम था और अब वह जिनियांग पाक से लड़ रहा है, तो यह बहुत दिलचस्प होने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे होगा। कोई शॉर्ट जीत नहीं है ना? मुझे ऐसा कोई संसार नहीं दिखता जहां चांगू ये फाइट जीत सके। लेकिन जानते हो क्या? देखते हैं, क्योंकि जिनियांग को दवा दी गई है ना? तो शायद उसे कमजोर कर दिया गया है। वैसे भी यह एक छोटा चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर। यह बहुत बुरा है कि डेनियल को चांगू से लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें उसका रास्ता फिर से देखने को मिला। उसे उसके रास्ते पर और उसे चमकते हुए देखना हमेशा वाकई अच्छा लगता है। तो हाँ, यह अध्याय का अंत है। आशा है कि आपको मजा आया होगा। मिलते हैं